हेलो डियर स्टूडेंट, एसएनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे परासरण दाब। ठीक है, परासरण दाब क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो, परासरण दाब को पाई से प्रदर्शित किया जाता है ना। गणित में बनाया होगा आपने अक्षर पाई। तो परासरण दाब को हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। और परासरण दाब वह दाब है जो परासरण की क्रिया में उत्पन्न होता है। जब परासरण की क्रिया संपन्न होती है तो जो दाब उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। कैसे समझेंगे आप, जैसे आपने दो विलयन लिए, ठीक है, और दोनों विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या कह दिया, पृथक कर दिया। ये है अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, तो आपने एक को ले लिया तनु विलयन, माने पतला विलयन। इसके रूप में आप क्या ले सकते हैं, शुद्ध जल। तो ये क्या हो गया, तनु विलयन बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, या फिर ऐसा जल ले लिया जैसे थोड़ी बहुत मात्रा में शक्कर या नमक घुला हुआ है। दूसरी ओर लिया आपने कौन सा विलयन, सांद्र विलयन। कौन सा विलयन लिया, सांद्र। तो ये हो गया सांद्र विलयन। तो परासरण की क्रिया में होता क्या है, विलायक का प्रवाह, विलायक के अणु कैसे होते हैं, छोटे। तो विलायक का प्रवाह कम सांद्रता के विलयन से, तनु विलयन मींस कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होता है। तो क्या होगा यहां पर बेटा, क्या होगा, विलायक के जो अणु हैं वो अर्धपारगम झिल्ली पर एक दबाव लगाएंगे। क्या होगा, विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली पर क्या लगाएंगे, एक दबाव लगाएंगे। इस दाब को ही क्या कहते हैं हम, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि यदि हम दो विलयन लें जिनकी सांद्रताएं कैसी हों, भिन्न भिन्न हों, और दोनों विलयनों को हम अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दें, तो विलायक के अणुओं द्वारा अर्धपारगम झिल्ली पर विलयन की ओर लगाया गया दाब, ये कैसा लग रहा है, दाब लग रहा है। कैसा लग रहा है, आप देखें, राइट से लेफ्ट की ओर लग रहा है। तो विलायक के अणुओं द्वारा प्लाज्मा झिल्ली या अर्धपारगम झिल्ली पर लगाया गया दाब, किस ओर, विलयन की ओर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। इस प्रकार आप फिर सुन लीजिए, यदि दो भिन्न सांद्रताओं के विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो परासरण क्रिया में क्या होता है, विलायक के अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं या गमन करते हैं। तो यदि दोनों विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाए तो विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली पर विलयन की ओर एक दाब लगाते हैं। इस दाब को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब कहते हैं। दूसरी परिभाषा हो सकती है आप इसकी कि यदि आप इन दोनों विलयनों को बंद कर दें, गौर करना आप, इस विलयन को हमने बंद किया, ठीक है, दोनों विलयनों को क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, और बंद करके इसके एक विलयन की मुंह पर क्या लगा दिया हमने, पिस्टन। पिस्टन जानते हैं आप, वासल टाइप का होता है, पिस्टन से, जैसे पंप में वासल होता ना, पंप की तरह पिस्टन लगा दी। और आपने क्या किया, परासरण की क्रिया शुरू होगी तो विलायक के अणु निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गमन करना शुरू करेंगे, अर्थात तनु विलयन, जल के अणु सांद्र विलयन की ओर गमन करना शुरू करेंगे। उसी टाइम पर हम क्या करेंगे, प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे, काय पे, पिस्टन पर दाब लगाना शुरू कर देंगे। देखो दाब किस दिशा में लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, लगेगा। धीरे धीरे दाब बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसा आ जाएगा जब विलायक के अणु विलयन में आना बंद हो जाएंगे। तो अब आप समझना, जैसे मान लो परासरण दाब का मान कितना है, 20 वायुमंडल है, 20 एटीएम है। उसी समय आप पिस्टन पर दाब लगाते हैं, यहां से दाब भी कितना लगा रहे हैं आप, मान लो 20 एटीएम का आपने दाब लगाया, तो दोनों दाब कैसे होगा, इक्वल। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर ये हाथ है हमारा, ये 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और दूसरा हाथ भी कितना लगाएगा, 10 न्यूटन का बल, तो बीच में क्या विस्थापन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे कैसे हो गए, विपरीत और समान हो गए। तो यहां पर दो दाब लग रहे हैं, एक पिस्टन से दाब बाहर से लगा रहे हैं, एक विलायक के अणु विलयन पर दाब लगाए, तो दोनों दाब कैसे हो गए, इक्वल। तो चाहे आप इसको 20 एटीएम कह दो, चाहे इसको, तो जो आपने बाह्य दाब लगाया उस दाब के द्वारा परासरण क्रिया क्या हो गई, रुक गई। तो आप एक प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, किस पर दाब लगा रहे हैं आप, विलयन पर।
तो विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, अर्थात विलायक के अणु विलयन की ओर जाना बंद हो जाती है। क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। तो इस प्रकार आप दो प्रकार से परासरण दाब को परिभाषित कर सकते हैं। पहला है वह द्रव स्थितिक दाब जो विलयन को विलायक से पृथक करने पर अर्धपारगम झिल्ली पर उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? परासरण दाब। दोनों परिभाषाएं लिख के बता रहे हैं आपको। या फिर वह बाह्य दाब जिसे विलयन पर लगाने पर परासरण की क्रिया रुक जाती है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। दोनों परिभाषाएं हम लिख रहे हैं, ठीक है। देखो बेटा, इस प्रकार से परासरण की क्रिया को आप परिभाषित कर सकते हैं। बोर्ड पर दिख रहा है आपको। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो हम बाहर से दाब लगाते हैं, बताया था हमने आपको, विलयन पर दाब लगाते हैं ना। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कौन सा दाब लगाते? बाह्य दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया वह बाह्य दाब जिससे परासरण की क्रिया रुक जाती है, परासरण दाब कहलाता है। सीधा सीधा मतलब है कि अगर परासरण की क्रिया 10 वायुमंडल दाब से हो रही है विलायक से विलयन की ओर, है ना, तो आप ऊपर से 10 वायुमंडल दाब का दाब लगा देंगे तो परासरण की क्रिया रुक जाएगी। परासरण की क्रिया रुक जाएगी क्या मतलब जानते हैं? मतलब विलायक के अणुओं का विलयन की ओर प्रवाह होना बंद हो जाएगा। अथवा वह न्यूनतम द्रव स्थितिक दाब जो विलयन से विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। तो अब द्रव स्थितिक क्या है बच्चे बोलते हैं? तो द्रव की सतह द्वारा जो दाब लगता है या किसी द्रव द्वारा दाब लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? द्रव स्थितिक दाब बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द्रव में विशेषता होती है कि द्रव की सतह पर सभी दिशाओं में जो दाब का मान होता है वो कैसा होता है? समान। जैसे आपने विलयन लिया, आप समझिए, पहले आपने विलयन लिया, विलयन में बीच में लगा दिया आपने क्या? प्लाज्मा झिल्ली। तो यहां भर दिया आपने क्या? जल। जल कैसा होता है? कम सांद्र। और यहां पर भर दिया आपने सांद्र विलयन शक्कर का, ठीक है। तो विलायक के अणु प्लाज्मा झिल्ली पे दाब लगाएंगे तो ये दाब किसके द्वारा लगाया जा रहा है? जल के द्वारा लगाया जा रहा है। तो इस जल क्या होता? द्रव, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? द्रव स्थितिक दाब, है ना। तो वह न्यूनतम द्रव स्थितिक दाब जो विलयन को, ये हो गया विलयन, विलयन को विलायक से, ये हो गया विलायक से अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। वह न्यूनतम द्रव स्थितिक दाब जो विलयन से विलायक को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक करने पर उत्पन्न होता है। किस ओर होता है? विलायक से विलयन की ओर। देखो दाब की दिशा ये है, हमने कल लिखाया था आपको कि परासरण दाब एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है, अर्थात विलायक से विलयन की ओर होता है, उत्पन्न होता है, परासरण दाब कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम 10 सेकंड का टाइम देते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इसके बाद है परासरण दाब के लिए व्यंजक, ठीक है। तो परासरण दाब के लिए व्यंजक बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, परासरण दाब कौन से विलयनों का ज्यादा होगा? तो परासरण दाब उन विलयनों का ज्यादा होगा, है ना, जो अधिक सांद्र हैं, अर्थात ऐसे विलयन जिनमें विलय की मात्रा ज्यादा हो। गौर करना, जैसे आपने 2 विलयन लिए, एक विलयन, ये विलयन है, 1 लीटर विलयन है, इसमें 1 लीटर विलयन में 20 ग्राम विलय घुला है, 20 ग्राम शक्कर घुली है, ठीक है, शुगर। इस ओर क्या है? जल। बीच में क्या लगी? अर्धपारगम झिल्ली। शॉर्ट में लिखते हैं हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरा विलयन लिया, दूसरा विलयन भी 1 लीटर है। गौर करना आप, ये विलयन भी 1 लीटर है, इसमें इसमें भर दिया मिलाया, लेकिन इसके 1 लीटर आयतन में शक्कर घोल दी आपने, कितनी? 40 ग्राम। इसमें कितनी शक्कर है? 40 ग्राम। तो इन दोनों विलयनों में से यदि विलयन, इसको माना जाए विलयन ए, इसको माना जाए विलयन बी, तो आप बताओ बेटा अधिक सांद्र कौन है? अधिक सांद्र है विलयन बी, क्योंकि इसके 1 लीटर आयतन में 40 ग्राम शक्कर घुली हुई है, और इसके 1 लीटर आयतन में मात्र 20 ग्राम शक्कर। तो आप सामान्य भाषा में कहेंगे अधिक गाढ़ा कौन है? तो अधिक गाढ़ा है ये, है ना। तो परासरण दाब किसका ज्यादा होगा? इसका परासरण दाब ज्यादा होगा, अर्थात विलायक का प्रवाह इस ओर तेजी से होगा। इसमें होगा तो इसमें कैसा होगा? धीमे से होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। तो जिस विलयन की सांद्रता अधिक होती है उसका परासरण दाब भी अधिक होता है। तो अधिक सांद्रता वाले विलयन को हम क्या कहेंगे? अति परासरी विलयन, अर्थात ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब कैसा है? अधिक है।
ये विलयन, इस विलयन की सांद्रता कैसी है? अधिक, अधिक सांद्र है, तो इसका परासरण दाब कैसा होगा? अधिक होगा। तो इसे हम बोलेंगे अति परासरी विलयन। ये हम पढ़ा रहे हैं आपको। इस विलयन की तुलना में इस विलयन की सांद्रता कैसी है? कम, तो इसे कहेंगे हम कम सांद्र। क्या कहेंगे? कम सांद्र। इसे बोलेंगे हम अल्प परासरी विलयन, अल्प परासरी विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? परासरण दाब का व्यंजक। तो बेटा प्रश्न आता है परासरण दाब से आप क्या समझते हैं? परासरण दाब के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो जो परासरण दाब के लिए आप व्यंजक निकालते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? बॉन्ड हाफ समीकरण। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? इस पे इंपॉर्टेंट डाल देना। परासरण दाब की परिभाषा और बॉन्ड हाफ समीकरण कई बार पूछा गया है, ठीक है, पेपर में। तो बॉन्ड हाफ समीकरण क्या है? और इसमें एक और है, बॉन्ड हाफ घटक है, तो कंफ्यूज मत होना, वो घटक अलग है, बॉन्ड हाफ समीकरण अलग है। तो जो बॉन्ड हाफ वैज्ञानिक थे उन्होंने तनु विलयनों के लिए एक्चुअली बताया था हमने आपको कि तनु विलयन कैसे होते हैं? लगभग आदर्श विलयन होते हैं, ठीक है। तो बॉन्ड हाफ नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया, वो अध्ययन में पाया कि जो तनु विलयन होते हैं वो आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तनु विलयन कैसे होते हैं? आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, आदर्श गैस के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? बॉन्ड हाफ ने क्या किया कि जो आदर्श गैस समीकरण है, जैसे आप 11th में पढ़ा है, उसे तनु विलयनों के लिए लागू कर दिया। तो तनु विलयन के लिए आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण होता है PV बराबर nRT, ठीक है। जहां P क्या है? प्रेशर, V क्या है? वॉल्यूम, N क्या है? मूलों की संख्या, यहां पर है गैस की मूलों की संख्या, R गैस नियतांक और T क्या है? परमताप, ठीक है। अब हमने आपको बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर माने परासरण दाब को हम कहां से प्रदर्शित करते हैं? पाई से। वो ये जो P है ये किसके लिए है? गैस के लिए है। तो ये P जो है गैस का दाब है, तो बॉन्ड हाफ ने क्या चेंज किया कि P की जगह पाई लिख दिया, क्योंकि P क्या दर्शाता है? गैस का दाब, और पाई क्या दर्शाएगा? परासरण दाब। तो यहां पर हम लिखेंगे P की जगह पाई लिखने पर, पाई लिख सकते, P की जगह पाई लिखने पर, छोटा सा है बिल्कुल, तो पाई लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई V बराबर nRT, ठीक। अब पाई की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या होगा? पाई इक्वल टू होता है n बटा V RT। V को आप नीचे ले जा सकते, तो V क्या है? मोलों की संख्या। V क्या है? विलयन का लीटर में आयतन। यहां गैस का आयतन नहीं है, किसका है? विलयन का लीटर में आयतन। तो आपने पढ़ा होगा, मोलैता पढ़ाई थी हमने। मोलैता किसे कहते हैं? प्रति लीटर विलयन में घोले गए विलय के मूलों की संख्या को। तो यदि n को विलय के मूलों की संख्या मान लें तो क्या लगेंगे हम? n बटा V किसके बराबर हो जाएगा? मोलैता के बराबर हो जाएगा। और मोलैता को कैसे डोंट कहते हैं? m से। तो फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू n अपॉन V। मोलैता को सांद्रता भी लिख देते तो या C बराबर n बटा V, एक ही चीज है, चाहे आप m लिख दो, m बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या बटा विलयन का लीटर में आयतन, या फिर C लिख दो, C को बोलते हैं क्या? सांद्रता। सांद्रता और मूलता एक ही चीज है, उसी को सांद्रता कहते हैं, उसी को मूलता। तो सांद्रता बराबर फॉर्मूला होता है n अपॉन V। तो अगर आपने n अपॉन V की जगह क्या लिख दिया? C, तो मान रखने पर तो क्या बन जाएगा? पाई इक्वल टू n बटा V की जगह क्या लिख देंगे हम? C या m, जो भी आपको लिखना है। तो पाई इक्वल टू CRT, ठीक है। अगर आप चाहें कि सर हमें नहीं लिखना है C, तो आप इसमें पाई इक्वल टू MRT भी ले सकते हैं, जहां m क्या है? मोलैता। तो इसमें आप जो जो चीज है उसको आप लिख देंगे। पाई इक्वल टू क्या है? परासरण दाब, यहां बता रहे हैं, जहां पाई इक्वल टू परासरण दाब, ये लिख देंगे। C या m इक्वल टू क्या है? सांद्रता या मोलैता, सांद्रता या मोलैता, ठीक है। और इसमें R क्या है? नियतांक, R है नियतांक, आगे हम इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे। और ध्यान करना T है परमताप, T इक्वल टू परमताप। परमताप का है नापते आप केल्विन में, परमताप अगर आपको लिखना है तो इसको लिख देंगे हम केल्विन।
तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। टाइम है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इस प्रकार से ये समीकरण हो गया आपका। तो सुन लीजिए, आदर्श गैस समीकरण है PV इक्वल टू NRT। ठीक है, तो P की जगह हम पाई लिख सकते हैं, P गैस का दाब था, तो समीकरण में संशोधन करना पड़ेगा। तो P की जगह हमने पाई सिंबल ले लिया और कोई मतलब नहीं है, प्रतीक चिन्ह चेंज कर दिया, तो हो गया पाई V इक्वल टू NRT। V को नीचे ले जाएंगे तो N बटा V RT। मूलों की संख्या बटा विलीन का लीटर में आयतन हमने बताया था आपको सांद्रता में, है ना। तो विलेय के मूलों की संख्या बटा विलीन का लीटर में आयतन कहलाता है मूलतः। वहां पर हमने फॉर्मूला रखा था M इक्वल टू NB अपॉन V। तो NB लगा दिया था विलेय के मूलों की संख्या, यहां नहीं लगा है भी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, होगा मूलतः ही। तो क्या आ जाएगा, यहां पर आप M लिख सकते या फिर सांद्रता को C लिख सकते। तो ये बन गया पाई बराबर CRT या पाई बराबर MIT। समीकरण 1 और 2 को बानठाप समीकरण के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है, कई बार प्रश्न आया है। पराश्रम दाब से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और कई बार ऐसा आया है कि बानठाप समीकरण क्या है समझाइए। ठीक है, तो ये ध्यान देना बेटा कि ये तनु विलीनों के लिए लागू किया जाता है। तनु विलीन आदर्श गैसों के समान व्यवहार प्रदर्शित कहते हैं, अतः तनु विलीनों पर आदर्श गैस समीकरण लागू किया जा सकता है। अब हम आपको पढ़ाएंगे अति पराशरी, यही पढ़ाया था हम लोग, है ना। अति पराशरी, अल्प पराशरी तथा सम पराशरी विलीन। अब लेके आए हैं हम क्या, सम पराशरी विलीन। तो सम पराशरी विलीन क्या है, तो सम पराशरी विलीन वे विलीन कहलाते हैं जिनके पराश्रम दाब समान होते हैं। अभी हमने पिछले बताया था आपको। ऐसे दो विलीन, परिभाषा लिखेंगे आप, ऐसे दो विलीन, इतनी सी परिभाषा है इसके पास। ऐसे दो विलीन जिनके पराश्रम दाब समान हो। अब जिनके पराश्रम दाब समान हो या मूलर सांद्रण समान हो, पराश्रम दाब समान हो। पराश्रम दाब कब समान होंगे हम बता रहे हैं आपको, समान हो, क्या कहलाते हैं, सम पराशरी विलीन कहलाते हैं। नाम ही है उनका, सम पराशरी विलीन कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम इनको क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सम पराशरी विलीन, सम पराशरी विलीन कहलाते हैं। हमने आपको बताया था कि हम दो विलीन ले रहे हैं, दोनों विलीन 1-1 लीटर के ले रहे हैं, तो इनका आयतन कितना हो गया, समान। 1 लीटर यहां लिया आपने, 1 लीटर यहां लिया, गौर करना आप। इसमें भी आपने समान में ले लिया, 20 ग्राम घोल लिया। इसमें भी आपने क्या किया, समान में ले लिया, 20 ग्राम घोल। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों की सांद्रताएं कैसी हो जाएंगी। माना कि ए विलीन ए है और ए विलीन बी है, तो ए विलीन की सांद्रता बी विलीन के समान हो जाएगी। अर्थात विलायक का प्रवाह किसी भी विलीन की ओर नहीं होगा, क्योंकि सांद्रताएं कैसी हैं, समान। वैसे पराशरी क्रिया में विलायक का प्रवाह कम सांद्रता से, परिभाषा है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है। यहां पर दोनों विलीनों की सांद्रताएं कैसी, समान है। तो हम कहेंगे इन दोनों विलीनों की सांद्रताएं समान है, अतः इन दोनों विलीनों की पराशरण दाब भी समान है। इसलिए हम ऐसे विलीनों को क्या बोलेंगे, सम पराशरी विलीन। कुल मिला के सीधा सीधा है कि यदि दो विलीन, दोनों विलीनों की मोलर सांद्रताएं या मोलर सांद्रण कैसे हो, समान हो, तो ऐसे दो विलीन सम पराशरी विलीन कहलाते हैं। और सम पराशरी विलीनों को यदि अर्ध पारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आइसोलेट कर दें, पृथक कर दिया जाए, तो विलायक के अणुओं का प्रवाह किसी भी दिशा में नहीं होता। ना ही विलायक इस साइड आएगा, ना ही विलायक इस साइड आएगा। ऐसे विलीन सम पराशरी विलीन कहलाते हैं। अब उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया है, आपको समझ में नहीं आता, दैनिक जीवन का उपयोग बता रहे हैं हम आपको। हमने कल भी बताया था पिछली वीडियो में आपको कि जो अचार डालते आप, अचार, तो जैसे आपने आम काट के डाला, ठीक है, तो आम में कोशिकाएं हैं, तो कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव है, तो कोशिका द्रव का की सांद्रता, ये क्या है, आम। देख नीला लग नीला आम जैसा है ना, ये हो गया आम। तो आम के अंदर होता गूदा, जिसको हम बोलते पल्प। आपने नमक मिला के इसमें डाला, तो आपको इतना नमक डालना है कि नमक के विलीन की सांद्रता, ठीक है, और पल्प माने गूदे की सांद्रता कैसी हो बेटा, समान हो। दोनों की सांद्रताएं कैसी हो, बराबर हो, है ना। तो नमक में से ना तो पानी अचार के अंदर प्रवेश कर जाएगा और ना ही अचार में से पानी बाहर आएगा। यदि आपने नमक ज्यादा डाल दिया और नमक का विलीन कैसा हो गया, अधिक सांद्र, तो अचार का जल बाहर निकल आएगा।
अधिक सांद्रता की हो। और यदि आपने क्या किया कि नमक कम मात्रा में डाला तो विलयन कैसा हो गया बाहर का तनु, तो बाहर से अचार अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, आपने आसपास देखा होगा, आप अपनी मम्मी से पूछना कि अचार डालने में कौन पारंगत है। आपकी पूरी रिश्तेदारी में कोई ना कोई ऐसा होगा जो अचार, कोई भी महिला जो अचार बहुत अच्छा डालती है ना। और कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो बोलचाल की भाषा में पूछ लेना अपनी मम्मी से, तो वो बोलती हैं कि उनका अचार सड़ जाता है, उनका हाथ खराब है। तो यहाँ पर हाथ खराब जैसी कोई स्थिति नहीं होती। ऐसी महिलाएं क्या कहती हैं कि उनको नमक का सही अनुपात का मालूम नहीं होता। देखिए ना, आपने अचार डाला, गौर करना कैसे सड़ जाता है। ठीक है, आपने अचार डाला और अचार में नमक डाल दिया, ठीक है, और ये वाला विलयन कैसा हो गया, तनु हो गया। और अचार में बैक्टीरिया भी है, दो स्थितियां हैं। तो जब तनु विलयन हो जाएगा तो अचार के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे विलयन की सांद्रता जीवाणु होते जो सड़ाने वाले जीवाणु है, वो बाहर चारों ओर क्या है, नमक का विलयन है। लेकिन ये कैसा है, कम सांद्र है। कैसा है, कम सांद्र। तनु माने कम सांद्र। तो क्या होगा, जीवाणु के अंदर तो थोड़ा बहुत पानी चला जाएगा, लेकिन जीवाणु का पानी बाहर नहीं आएगा, जिससे जीवाणु जीवित बना रहेगा, है ना। तो ऐसा अचार यदि आपने नमक कम डाल दिया तो अचार पहले तो फूलेगा और उसके जीवाणु मरेंगे नहीं। हमने कल आपको बताया था जीव द्रव्य कुंचन पिछले वीडियो में। तो ये जीवाणु जीवित बना रहेगा, जिससे अचार को सुड़ा देगा। तो ध्यान देना है कि किसी का भी हाथ खराब नहीं होता, खासकर मां का तो हाथ कभी भी खराब नहीं होता। केवल क्या होता, नमक के अनुपात में गलती हो जाती है, इसीलिए अचार और मुरब्बा सड़ जाते हैं। उनमें फफूंद भी लग जाती है, कई बार फंजाई होती, फंगस, वो लग जाती है, जिससे अचार सड़ जाते हैं। तो अब संपराशरी विलयन के लिए क्या कहेंगे कि संपराशरी विलयन के लिए पराशर अनुपात कैसे है, समान। माना कि दो विलयन लिए आपने, ठीक है, एक विलयन को माना ए, एक विलयन को माना बी, बीच में लगा दी हमने क्या, अर्धपारगम झिल्ली। अगर ए विलयन का पराशर अनुपात है पाई ए, तो दूसरे विलयन का पराशर अनुपात क्या होगा, पाई बी। अर्थात दोनों विलयनों के पराशर अनुपात कैसे होंगे, समान। और अगर बात की जाए गाढ़ापन और पतलापन, तो दोनों विलयनों का गाढ़ापन या पतलापन भी कैसा होगा, समान। माने मूलय सांद्र कैसे होंगे, समान। तो जब मूलय सांद्र समान होंगे तो इनकी मूलयताएं भी समान होंगी। जैसे देखना, हमने दो विलयन बनाए हैं, दोनों फिर समझ लेना, एक विलयन 1 लीटर है, एक विलयन 1 लीटर है। इसमें आपने ग्लूकोज घोला कितना बेटा, 180 ग्राम बताया था हमने। 180 ग्राम बराबर कितना हो गया, 1 मोल हो गया। तो इस विलयन की मूलयता कितनी हो गई, 1 हो गई। दूसरा विलयन बनाया, उसमें भी आपने क्या घोला, ग्लूकोज घोला, कितना घोला, 180 ग्राम। तो इसकी भी मूलयता कितनी हो गई, m=1। तो दोनों की मूलय सांद्रता कैसी है, मोलों की संख्या कैसी है, समान है। हमने बताया था आपको पराशर अनुपात क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है, जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। इसमें ग्लूकोज के कितने अणु हैं, 6.023 × 10⁻23। इसमें ग्लूकोज के कितने अणु हैं, 6.023 × 10⁻23। दोनों में अणुओं की संख्या समान है, इसलिए दोनों के अणु संख्या गुणधर्म कैसे होंगे, समान। तो पराशर अनुपात भी कैसे होंगे, समान। और ऐसे अणुओं को आप, ऐसे विलयनों को आप जब पृथक करेंगे तो विलायक का प्रभाव किसी भी दिशा में नहीं होगा। अब आप कहोगे सर आपने ग्लूकोज लिया, तो कोई आवश्यकता नहीं है ग्लूकोज लेने की। आप ग्लूकोज के बदले यहां पर आप और कोई भी विलय ले सकते हैं। आप शक्कर ले लो, शक्कर का अनुभाग कितना होता बेटा, 342 ग्राम बराबर 1 मोल। तो मूलयता फिर भी 1 है। तो आपको गाढ़े पतलेपन से नहीं देखना, आपको देखना है मूलयता से। यदि दो विलयनों की मूलयताएं कैसी हैं, समान। देखना, इसके 1 लीटर में 342 ग्राम शक्कर घुली है, इसके 1 लीटर में ग्लूकोज 180 ग्राम घुला है। तो अगर किसी गांव वाले से पूछेंगे तो वो कहेगा ये गाढ़ा है, इसमें 342 ग्राम है। लेकिन दोनों गाढ़े नहीं है, दोनों में मूलों की संख्या या अणुओं की संख्या कैसी है, समान है। इसलिए इन दोनों विलयनों को यदि आप अर्धपारगम झिल्ली से पृथक करेंगे तो विलायक के अणुओं का प्रभाव किसी भी ओर नहीं होगा, क्योंकि पराशर अनुपात क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो एक और इससे बन जाएगा Ca बराबर Cb, जहां C क्या है, सांद्रता। नहीं लिखना है ये तो ना लिखो, मूलतः लिख सकते M A = Mb। ए भी लगा दिया हमने दोनों विलयनों के लड़क के लिए। कई किताब वाले क्या कहते हैं, 1 लिख देते, M1 = M2 लिख सकते, ऐसा लिख सकते, ठीक है, M1 = M2। जब दो विलयन हो गए, मूलयता समान हो गई। अब दोनों के आयतन यदि कैसे हो, समान, तो मूलयता का फॉर्मूला क्या था बेटा, M = WB/MB × 1/V। ये था मूलयता का फॉर्मूला।
अब अगर 1 बिलियन में WB की मात्रा mm लिखा है तो यहाँ m1 बराबर हो जाएगा WB का ना मानो W1 m1, ठीक है। और m2 बराबर क्या हो जाएगा W2 अपॉन m2 इंटू 1/b। आपने कहा सर आयतन क्यों, आयतन दोनों के कैसे हैं, समान। आयतन से परासरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हमें अणुओं की संख्या दिखनी है समान। आयतन में यदि अणुओं की संख्या कैसी है, समान है, जैसे इसके 1 लीटर में कितनी है, मूलतः 1, इसके 1 लीटर में कितनी है, मूलतः 1, तो दोनों के आयतन कैसे हैं, समान। तो इसको समान कह दो भी को, तो क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W1 अपॉन m1 इंटू 1/b इक्वल टू W2 अपॉन m2 इंटू 1/b। देखो बेटा W1/b से 1/b कैंसिल हो जाएंगे दोनों, है ना, तो इनको हम लिखेंगे नहीं। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। यदि 2 बिलियन है और दोनों बिलियन में विलेय की मात्राएं कितनी हैं, तो विलेय की मात्रा क्या होगी, W1 और W2 क्या होगा, विलेय के भार। W1 हो गया विलेय m1 वाला विलेय और W2 हो गया m2 वाला विलेय, और m1 हो गया पहले बिलियन की का अणुभार और m2 हो गया दूसरे बिलियन का अणुभार। तो इसमें कुछ न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए हमने आपको ये बता दिया। पाई ए बराबर पाई बी क्या होगा, पराश्रय दोनों की समान होंगी या फिर मूलताएं दोनों की समान होंगी। आयतन समान होने पर इनमें मूलों की संख्या कैसी होगी, समान। आप ऐसा भी लिख सकते हैं n1 बराबर n2, जहां n1 पहले बिलियन के मूलों की संख्या तथा n2 दूसरे बिलियन के मूलों की संख्या है। समपराशयी बिलियन में ये शायद है कि दोनों बिलियनों की क्या होंगे, मूलों की संख्याएं समान। देखो बेटा अब नेक्स्ट प्रकार है अतिपराशरी व अल्पपराशरी। अगर आप चाहें तो 3 प्रकार लगा सकते हैं, तो आप अतिपराशरी अल्पपराशरी ये में आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो अतिपराशरी बिलियन वे बिलियन होते हैं जिनका पराशरण दाब अधिक होता है, वो अल्पपराशरी माने कम, अल्पपराशरी बिलियन वे होते हैं जिनका पराशरण दाब कम होता है। अति माने हाइपर माने ज्यादा, तो इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, इसको बोलेंगे आप हाइपोटोनिक। समझेंगे कैसे, आप 2 बिलियन ले, ये तो तुलनात्मक शब्द हैं, जैसे अपन ने बताया था सांद्र और तनु, तो दोनों बिलियनों को आपने अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया, ठीक है। 1 बिलियन में विलेय पदार्थ का 1 मोल घुला है, ठीक है, और दूसरे बिलियन में विलेय के 2 मोल घुले हैं। तो सांद्र बिलियन कौन होगा, ये हो गया विलेय, ठीक है। ये इसमें कौन बोल दिया, विलेय। कुछ भी विलेय लो आप, चाहे NaOH लो चाहे KOH लो, है ना, तो आप देखेंगे कि जिसमें 1 मोल घुला है इसमें अणुओं की संख्या कम होगी, और जिसमें विलेय के कितने मोल घुले हैं, 2 मोल घुले हैं, उसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। तो सांद्र कौन होगा बेटा, जिसमें 2 मोल है। अगर आपने विलियन को माना A, इसको मान लिया विलियन को B, तो 2 मोल वाला अधिक सांद्र होगा, A वाला, तो इसे लिख देंगे हम क्या, अधिक सांद्र। समझ रहे ना, तो इसे लिखेंगे आप क्या, कम सांद्र, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 ही मोल घुला है। जैसे ग्लूकोज घोलेंगे तो आपको उसमें ग्लूकोज घुलना पड़ेगा 360 ग्राम, तो इसमें ग्लूकोज घुलना पड़ेगा 180 ग्राम, तो गाढ़ा कौन हो जाएगा, ये वाला गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे विलियन जिनके पराशरण दाब कम होते हैं उन्हें कहते हैं हम अल्पपराशरी विलियन। ये वाला विलियन जो B है, B वाला विलियन हो गया अल्पपराशरी विलियन। तो चाहे आप अल्पपराशरी कह दें चाहे तनु विलियन कह दें, इसकी तुलना में कैसा हो गया ये तनु विलियन। और जिस विलियन का पराशरण दाब अधिक होता है अर्थात जिसका सांद्रण अधिक होता है उसे कहते हैं हम अतिपराशरी विलियन। विलियन A हो गया अतिपराशरी विलियन। और ध्यान देना, जब हम अल्पपराशरी, ये विलियन कौन सा है, अल्पपराशरी विलियन, और ये विलियन कौन सा है, अतिपराशरी विलियन। तो जब हम अल्पपराशरी विलियन को अतिपराशरी विलियन से अर्धपारगम झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा पृथक करते हैं, तो विलायक का प्रवाह अल्पपराशरी विलियन से अतिपराशरी विलियन की ओर विलायक का प्रवाह होता है। आपको एक चीज समझना है शुद्ध कि ऐसे विलियन जो पतले होते हैं माने तनु विलियन होते हैं वो कहलाते हैं अल्पपराशरी विलियन, तथा ऐसे विलियन जो कैसे होते हैं, सांद्र होते हैं, वो कहलाते हैं अतिपराशरी विलियन। अब व्यवहारिक तौर पर हम एक उदाहरण दे रहे हैं बढ़िया। डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो 2 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, है ना। एक इंजेक्शन वे होते हैं जो बहुत दर्द करते हैं, और एक इंजेक्शन वे होते हैं जो दर्द नहीं करते। जब आपकी नीडल है ना शरीर में एंटर करेगी उसी समय दर्द होगा, और जब दबा जाएगी तब दर्द नहीं होगा। तो ऐसे इंजेक्शन जिनका पराशरण दाब ज़्यादा होता है, किससे, रक्त से पराशरण दाब अधिक होता है। तो जब इंजेक्शन को आप पुश करेंगे, डॉक्टर पुश करता है, तो इंजेक्शन के अंदर जो दवा होती है वो होती है अतिपराशरी, रक्त से अतिपराशरी। तो जब वो रक्त में घुलती है तो हमें पीड़ा होती है, दर्द होता है। और ऐसे इंजेक्शन
जिनका परासरण दाब रक्त के परासरण दाब से कैसे है, समान है, तो ऐसा इंजेक्शन क्या कहलाएगा, समपराशरी माने आइसोटोनिक। तो ऐसे इंजेक्शन का दर्द नहीं होता। ड्रिप चढ़ी होगी आप लोगों को बोतल, तो बोतल में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की सांद्रता और हमारे रक्त की सांद्रता कैसी होती है, समान। इस प्रकार ये कैसे विलयन है, समपराशरी विलयन है। तो रक्त और जो बोतल है वो कैसे विलयन हो गए, समपराशरी। आप इसके आगे आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, है ना, और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। ऐसे ही हम आगे आपको पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।